नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज़ के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है और मेरे साथ एक विशेष मेहमान है। वैसे तो लोग इन्हें पॉलिटिशियन के रूप में जानते हैं, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, इस वक्त कांग्रेस में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन साथ में इनकी एक मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गीत भी लिखते हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट्स भी लिखते हैं और एक बहुत अच्छे जाने माने क्रिकेटर भी रहे हैं। आइए हम आपकी मुलाकात कराएंगे मुकेश नायक जी से। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ चैनल के ऑफिस में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। बड़ा मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी आपका रहा है। आप क्रिकेट खेलते थे, फिर कॉलेज से पॉलिटिक्स में आपकी रुचि हुई, फिर पॉलिटिशियन के रूप में आपका एक लंबा कैरियर है, क्योंकि अभी भी आप एक्टिव बहुत हैं। कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, फिर उसके बाद जो है आप लगातार, अभी जैसे हम आपकी भूमिका के बारे में बात करें तो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की जवाबदारी आपको दी गई है। हमने आपको खंडवा चुनाव जो लोकसभा इलेक्शंस थे उस समय भी हमारी मुलाकात हुई थी। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में किस रूप में आप देखते हैं? कांग्रेस तो प्रमुख राजनीतिक दल है। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ साथ मध्य प्रदेश में तो केवल दो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कांग्रेस की एक विपक्ष के रूप में केंद्रीय भूमिका है, जन जागरण की, सरकार को जागृत करने की, सरकार को भिन्न भिन्न मुद्दों पर एनलाइटेंट करने की। और इस दृष्टि से कांग्रेस हमेशा केंद्रीय भूमिका में मध्य प्रदेश में रही है और बहुत सशक्त ऑर्गेनाइजेशन है। देश के बहुत अनुभवी, बहुत वरिष्ठतम नेता, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टरियल मटेरियल हैं, कमलनाथ जी आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिनका बहुत बड़ा स्टेचर है। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय भूमिका में है पूरे भारतवर्ष। आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी का बहुत बड़ा स्टेचर है। यही बड़े स्टेचर के कारण लोग कहते हैं कि जब मध्य प्रदेश में वो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे आए तो वो मध्य प्रदेश को नहीं समझ पाए। देखिए, बहुत कम अंतर था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटों में, और आज का समय ये है कि हर आदमी मंत्री बनना चाहता है, हर आदमी लाभ की जगह पर जाना चाहता है। तो ये बीजेपी ने इस मानवीय कमजोरी को पहचान कर, जैसा पूरे देश भर में उनका चलता है, कर्नाटक में जो उन्होंने किया, अरुणाचल में जो उन्होंने किया, उत्तराखंड में जो उन्होंने किया, बिहार में जो उन्होंने किया, वही मध्य प्रदेश में किया। और हमारे 22 विधायक किस तरह से बीजेपी में गए वो तो कथा सबको मालूम है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। बिना स्वार्थ के 22 विधायक कभी किसी राजनीतिक दल से पलायन कर सकते हैं क्या? और सबसे बड़ी बात यह है, इस तरह की पॉलिटिकल कल्चर को हम अच्छा कहेंगे क्या कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुना और 14 महीने के बाद वही लोग बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगने लगे। लेकिन कितने बड़े बड़े मार्जिन से वो जीते बीजेपी के कमल के फूल के साथ। आप देखिए मुक्ता जी, मध्य प्रदेश का ये इतिहास रहा है कि जब भी उपचुनाव हुए हैं, जब भी स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव हुए हैं, तो आमतौर पर लोग सत्ताधारी दल के साथ जाते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे बीजेपी के लोगों के पास हैं और उस पैसे का प्रबंधन वो जानते हैं। उन्होंने एमएलएस को भी उसी बल पर अपनी पार्टी में शामिल किया और उसी धन बल और बाहुबल के द्वारा उन्होंने चुनाव भी जीत लिया। तो क्या कांग्रेस नहीं कर सकती थी? कांग्रेस नहीं बचा सकती थी अपनी सत्ता को? कांग्रेस ने ना तो इस तरह से पैसे देकर कभी दल बदल कर आया है, न मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। आप एक उदाहरण बता दो कि इस तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह से, जिसकी सरकार है, अल्प समय हुआ है सरकार बने हुए, और इतने कम समय में उस पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, वो भी गलत तरीक़ों से, जो एक बिल्कुल न जीवन मूल्यों को सूट करता है, न लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल है, और एकदम से करप्शन की श्रेणी में जो आता है। अभी आप लोगों को एक नया नेशनल अध्यक्ष मिला है। चुनाव हुए कांग्रेस में, पहली बार गांधी परिवार जो है वो अलग है, और इलेक्शंस हुए जो
बार बार कांग्रेस पे बीजेपी आरोप लगाती थी परिवारवाद का, शायद उसका एक तरह से एक जवाब दिया गया है। लेकिन फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये भी जो है एक गांधी परिवार का ही कंट्रोल रहेगा इनके ऊपर। इसके अलावा बीजेपी और कह क्या सकती है? अभी तो ये कह रहे थे कभी कांग्रेस में चुनाव नहीं होते, इन्हें यही नहीं मालूम है पिछले 20 सालों में हर बार कांग्रेस में चुनाव हुए हैं, राज्य शाखाओं में मेंबरशिप हुई है, राज्य शाखाओं में DRO BRO अपॉइंट हुए हैं, हर राज्य में जो है एक रेजोल्यूशन पास हुए हैं, राज्य के सम्मेलन हुए हैं प्रदेश प्रतिनिधियों के, उन्होंने प्रस्ताव पास किया है कि हम अपनी नेता सोनिया गांधी पर छोड़ते हैं कि वो जिसे चाहें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। ये अनुशासन के कारण, हमारी केंद्रीय लीडरशिप के प्रति विश्वसनीयता के कारण कि एक ही कैंडिडेट चुनाव लड़ता था और कोई चुनाव होता नहीं था। अब की बार जब बहुत हल्ला बीजेपी ने मचाया कि ये पारिवारिक पार्टी है, गांधी के अलावा कोई दूसरा है नहीं इस पार्टी में, तो राहुल गांधी जी ने जब चुनाव पिछला हारे लोकसभा का तो नैतिक जिम्मेदारी लेकर अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। किसी ने ऐसा आज तक किया किसी भी नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट ने पूरे भारतवर्ष में? उन्होंने अमेठी से चुनाव हारने के बाद पूरे चुनाव की नैतिक पराजय अपने ऊपर ली और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और दोबारा खड़े भी नहीं हुए चुनाव में। पूरी वो अकेला सिर हिला देते तो इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते, लेकिन वो अभी पदयात्रा कर रहे, उन्होंने उसको प्राथमिकता दी कि देश में जो भी लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, जो भी संविधान को कुचला जा रहा है, जो भी स्वायत्त संस्थाएं, जो भी NGOs और जो भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसी सारी संस्थाएं जो बीजेपी कैप्चर्ड कर रही है, उसके प्रति जनजागरण को लेकर उन्होंने अपनी यात्रा को प्राथमिकता दी, उन्होंने अपने स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं दी। जहाँ तक माननीय खटके जी की बात है, आपको याद दिला दूँ, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। सबसे पहले ये ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, आज ब्लॉक अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इतनी लंबी अनुभव और उनकी यात्रा कोई साधारण बात नहीं है। विधायक रहे हैं, राज्य में मंत्री रहे हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर्नाटका के अध्यक्ष रहे हैं। आप सोचिए वो उस व्यक्ति को रबर स्टैम्प कैसे कहा जा सकता है? ये तो पूरी राजनीति का और किसी राजनेता के इतने दीर्घकालीन अनुभव का ये तो अपमान है। इसके अलावा बीजेपी के पास कहने के लिए और है क्या? दूसरी चीज, एक उदाहरण और दूं, लोकसभा के चुनाव हुए, पूरे देश के मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के कह रहे थे, हमारा बहुमत था, सोनिया गांधी जी से कि आप प्रधानमंत्री बनिए। प्रस्ताव पास हो चुका था केंद्रीय संसदीय बोर्ड का। उसके बाद सोनिया गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री का पद लेने से मना कर दिया। कोई ऐसा उदाहरण है भारतवर्ष में? और केवल प्रधानमंत्री का पद, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, 140 करोड़ जनता का देश, इतना बड़ा गौरव कोई नहीं लेना चाहेगा क्या? जी बिल्कुल। लेकिन ये त्याग की पराकाष्ठा है और अपने देश को समझने की पराकाष्ठा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से ज्यादा जनभावना का ध्यान रखा और प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं आप? पूरी कांग्रेस में एक नई चेतना का संचार उनकी यात्रा ने किया है। जिस तरह का रिस्पांस हम पूरे देश में देख रहे हैं, किस तरह से लोग उनके साथ चल रहे हैं, उनका उत्साह, उमंग और उत्सव देखते बनता है। भारत के इतिहास में बहुत कम ऐसी यात्राएं हुई हैं जिसमें इस तरह से जनमेदनी, जन सैलाब उमड़ कर आता है और उसको रिस्पेक्ट देता है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में भी एक, जैसे कहते हैं ना, कई बार शेक करना पड़ता है, उसकी जरूरत है कांग्रेस को? हर राजनीतिक दल को उसकी जरूरत होती है, मंथन की, चिंतन की, विमर्श की, विचार की, संवाद की। हर एक राजनीतिक दल को उसकी आवश्यकता है। इस तरह से आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि कांग्रेस को भी उसकी आवश्यकता है और निरंतर होती रहेगी। किसी भी राजनीतिक दल में मंथन, विचार बहने की प्रक्रिया, संवाद, विमर्श, ये चार चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और वो कांग्रेस पार्टी में निरंतर चलती हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब लंबे समय तक विपक्ष में होता है तो स्वाभाविक रूप से उस पार्टी के अंदर जो नेता हैं
और जो भिन्न भिन्न समुदाय के लोग हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्र के जो लोग हैं, आज बीजेपी जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में और देश में शासन करती है, लोगों के व्यापार ख़त्म कर दो, लोगों की चरित्र हत्या कर दो, लोगों पे मुकदमे डाल दो। कोई अगर जरा भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है या प्रधानमंत्री जी के, तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, आप कल्पना करिए कि किसी के लिए भी कितनी बड़ी बात है, इनके लिए वो सहज खेल है बच्चों का। आज ये वातावरण पूरे भारतवर्ष का है, और ऐसे वातावरण में भी पिछली दफ़े हमने सरकार बनाई, और याद रखिएगा, इस इंटरव्यू को संभाल के रखिएगा, इस बार हम 160 से 165 सीट मध्य प्रदेश में जीतने वाले हैं। ये आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? मध्य प्रदेश में घूमता हूँ, सबसे ज़्यादा आपने भी खुद ही कहा, मैं ग्वालियर नगर निगम का इंचार्ज था, लास्ट में पंचायत के चुनाव में जबलपुर का इंचार्ज हुआ, खंडवा लोकसभा का इंचार्ज था, काउंटिंग के समय सागर मुख्यालय का इंचार्ज था, आज मैं भोपाल के संगठन का इंचार्ज हूँ। तो लगभग मध्य प्रदेश तो कवर कर ही लिया ना मैंने जी। और मैंने हर क्षेत्र का दौरा किया है। तो जो रिजल्ट नगर निगम नगर पालिका के आए हैं, पिछली दफ़े एक भी नगर निगम हम नहीं जीते थे, लेकिन इस दफ़े बीजेपी ने किस तरह से भी 2-4 नगर निगम जीते हैं आपको पता है। बुरहानपुर का नगर निगम किस तरह से जीते, खंडवा का नगर निगम किस तरह से जीते, ये सब कहानी पूरे प्रदेश की जनता को पता है। और मैं ये कहता हूँ कि तिनका उड़ता है तो दिशा बताता है। नगर निगम के चुनाव कभी भी एंटी गवर्नमेंट नहीं रहे, पहली बार रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो आपको इससे विश्वास है कि अगला जो चुनाव है, जो अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसमें कांग्रेस सरकार बना रही है? इतनी समस्याओं से आदमी जूझ रहा है, आदमी इतना परेशान है कि अब ये पोलराइजेशन का हथियार जो है, जिसमें ये धर्म को राजनीति का औजार बनाकर, धार्मिक आस्थाओं का दोहन करके जो पोलराइज करते थे, तो अब लोग ये कहने लगे कि आप हिंदुओं को दे क्या रहे हैं। 100 रुपये लीटर आज सरसों का तेल है, हिंदुओं को कोई 50 रुपये लीटर की सब्सिडी दे रहे हैं आप। महंगाई का, बेरोजगारी का, रोज़मर्रा की समस्याओं का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पर बराबरी से असर हो रहा है। तो हिंदू कैसे चुप बैठेगा। और पोलराइजेशन का जो इनका हथियार है, वो बहुत जो धारदार था, अब मौथला पड़ गया। अब उसका असर जनता पे होने वाला नहीं है। जनता समझ गई है। 5 साल ये चुनाव जीतते हैं, खूब खाते हैं, दिन भर खा के आराम करते हैं, किसी की निजी समस्या सुनते नहीं है, लोगों से मिलने जुलने का इनका कोई तौर तरीका नहीं है। इतनी एरोगेंसी है इनके व्यवहार में, इतना दम्भ अहंकार है इनके व्यवहार में कि लोग इनसे अजीज आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। ये तो अब अगले साल के विधानसभा चुनाव के बाद रिजल्ट तो बताएगा ही कि आपकी बात कितनी सही है। अगले साल चुनाव में आप लोगों, कांग्रेस ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि कमलनाथ जी आप लोगों के फेस हैं, आप उनके फेस पे चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी हो, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे भारत की विदेश नीति हो, कभी शिवराज का भाषण बदलता है? 15 साल से एक कैसेट बजा रहे हैं। इतना बकबक करने की बजाय अच्छा होता कि एक एक कैसेट करा के जनता के पास भेज देते, सब सुन लेते कि भाई इनका ये सर्वकालिक भाषण है, हर समय इनको यही बोलना है। इनके भाषणों से लोग बोर हो चुके हैं, इनकी नौटंकी से लोग बोर हो चुके हैं, इनके बड़ बोलेपन से लोग बोर हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी को आज की तारीख में किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है तो वह है शिवराज सिंह का चेहरा। और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी बात का हो रहा है तो वह है कमलनाथ जी का चेहरा, उनके अनुभव का, उनके 14 महीने के किए गए डिसीजंस का। कमलनाथ जी में और शिवराज सिंह जी में अगर मुझसे कोई पूछे तो क्या अंतर है, तो मैं कहूँगा कि 100 बकी और 1 लिखी। ठीक है, लेकिन एक बात, वो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं। अगर लोग बोर हो रहे हैं उनके भाषण से, उनके चेहरे से, तो ये भी तो देखिए कि वो 4 बार के मुख्यमंत्री। कोई लीडरशिप बीजेपी में शिवराज सिंह के बाद बची ही नहीं। मैं सिंधिया जी है ना, ज्योतिराज सिंधिया है। सिंधिया जी तो अभी कांग्रेस से गए। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को कांग्रेस विहीन भारत का निर्माण करना है, और बीजेपी को कांग्रेस में बदलते जा रहे हैं। अरे
कमलनाथ जी से कह देते कि भाई हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, आप मुख्यमंत्री बन जाओ। जब यही करना है कि बीजेपी को कांग्रेस बनाना है, मैंने जिंदगी में पहली बार भारत के इतिहास में देखा कि 22 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों पार्टी से लड़ रहे। कभी आपने ऐसा देखा? तो कभी आपने दोनों पार्टी से कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे। लेकिन सर, हमने कभी ये भी तो नहीं देखा कि 22 के 22 विधायक गए और बने रहे। क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, अगर वो खुश नहीं है तो उसके बाद कई बार वो वापस भी लौट आते हैं किसी ना किसी कारण से। लेकिन 22 के 22 बने भी तो रहे, ये भी तो पहली बार देखा गया है। अगर वो लौटना भी चाहें कांग्रेस में, तब उनके लिए स्पेस कहाँ है? अभी तो बोला 57 साल के बाद अभी तो आपके नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बोला कि 3-4 मेरे टच में है और वापस आना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन हमने ले लिया क्या वापस? हम नहीं लेंगे उनको वापस, इसलिए कि हमारा जो नैसर्गिक नेतृत्व है, हमारी पार्टी के जो नेता हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में जो मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि हम भी कभी जनप्रतिनिधि बनेंगे, उस नैसर्गिक लीडरशिप को वो अवसर मिलेगा। वो डेमोक्रेटिक स्पेस उनके लिए खाली हुई है और बनी है। अगर सिंधिया जी का कोई लाभ बीजेपी को होना होता तो मुझे बताइए कि 57 साल में पहली बार ग्वालियर नगर निगम बीजेपी हार गई। इतनी बुरी हालत है इनकी। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, बीजेपी के पूरे नेता ग्वालियर में लगे रहे, घर घर जनसंपर्क करते रहे, कोई असर नहीं हुआ। चुनाव में उनको पराजय का सामना। आपको ये नहीं लगता कि सिंधिया जी के बीजेपी में जाने से आप लोगों ने एक बहुत जो यूथ आइकॉन का जो चेहरा है वो खो दिया कांग्रेस ने? क्योंकि 2018 में आपको उनके फेस का फायदा तो हुआ था। इसमें कांग्रेस की क्या गलती है? उन्हें 4 से 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बनाया, उनको राजा महाराजाओं जैसा सम्मान मिला, अवतार समझे जाते थे कांग्रेस में। ये कद कांग्रेस ने बढ़ाया उनका, केंद्रीय मंत्री बनाया 2 बार कांग्रेस पार्टी ने। क्या नहीं दिया उन्हें? मान, सम्मान, यश, कीर्ति, सत्ता, वैभव, राजयोग सब कांग्रेस की कृपा से मिला उन्हें। अगर इसके बावजूद भी वो अपनी निजी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर असुरक्षा के कारण अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो इसमें कोई कांग्रेस की गलती है क्या? इसमें निजी महत्वाकांक्षा क्यों है? देखिए, उनका चेहरा तो प्रोजेक्ट किया गया था 2018 के विधानसभा चुनाव में, साथ साथ कमलनाथ जी के, और उनको कुछ भी तो नहीं मिला ना। वो क्या कह रहे थे? वो जो हम लोगों ने सुना और पढ़ा है वो यही है ना कि वो कह रहे उनको अध्यक्ष बना देते कांग्रेस का, वो भी नहीं बनने दिया, कुछ भी नहीं बनने दिया। आप मतलब 1.5 साल यानी कि वो इसमें इसकी वजह से कांग्रेस में थे कि उन्हें कुछ भी बना दिया जाए। और पहले नहीं, आप उनके चेहरे पे चुनाव जीत तो रहे हैं, उनका चेहरा प्रोजेक्ट करके जीत तो रहे हैं, तो क्यों नहीं मन में आए कि मैं कुछ ये गलत फहमी थी कि कांग्रेस उनके चेहरे पर चुनाव जीत रही थी। देखिए, उनका जो आकर्षण है और सिंधिया फैमिली का जो आकर्षण है, उसके कारण उनकी सभाओं में लोग उनको उनके बाहरी व्यक्तित्व को देखने जाते थे। आप जो है एक कथावाचक के रूप में भी आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। क्या सोचते हैं आप, जिस तरह का अभी अगर हम देखें, जिस तरह का पोलराइजेशन हो रहा है इंडिया में, धर्म को जो है आप किस रूप में लेते हैं? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया और मेरे अनुकूल है ये। पहली बात तो ये बता दूं कि 14 साल तक मैंने 108 राम कथाएं की, 14 साल तक, और इन 14 सालों में ना कोई पद लिया ना कोई चुनाव लड़ा, और जो सुख मुझे मिला, मेरा वो गोल्डन टाइम था। सोता था तो मुझे भगवान राम का कीर्तन सुनाई देता था। ये पूरी चेतना भगवताकार हो गई थी। उन्हीं को पढ़ना, उन्हीं को बोलना, उन्हीं को गाना, एक इस तरह से मेरा पूरा चित्त निर्मल हो गया। इस तरह से सरलता उसमें आई, इतनी सहिष्णुता, इतनी उदारता उसमें आई, करुणा आई, दया आई, प्रेम जागा। ये सब उन कथाओं का ही फल है और आध्यात्म का फल है। जहाँ तक आज राजनीति में धर्म का जो उपयोग है, इसका प्रश्न है, मैं ये कहता हूँ कि धर्म जीवन कला की आत्मा है और राजनीति शरीर है। ऐसा शरीर सड़ जाता है, दुर्गंध देने लगता है, जिससे आत्मा निकल जाती है। इस दृष्टि से अगर सोचा जाए तो धर्म को तो राजनीति का आधार होना चाहिए,
और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो भारत के संविधान में है, उसके सही अभिप्राय को अगर समझा जाए तो उसका अभिप्राय और अर्थ ये बनता है कि सांप्रदायिकता का मेल जोल राजनीति में नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब सांप्रदायिकता और राजनीति एक होते हैं तो अशांति होती है, हिंसा होती है, देश के मूल मुद्दों से भारत की जनता का ध्यान हटता है और भूख, गरीबी और अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों पर देश में बहस होना बंद हो जाती है। 140-50 करोड़ का ये देश आगे बढ़ता हुआ देश, हर क्षेत्र में विपुल संभावनाओं से भरा हुआ देश, अगर इस तरह के मुद्दों में भटक कर अपनी शांति, सद्भाव और एकता के द्वारा अपनी शक्ति को खो देता है तो इस देश का कितना नुकसान है और दूरगामी परिणाम क्या होंगे आप सहज रूप से समझ सकती हैं। जनरली कहा जाता था कि एक सेक्युलर कंट्री है अब हम देख रहे हैं हिंदुत्व की ओर हम जा रहे हैं, उसको आप किस रूप में? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो ये है ही, ये किसने कह दिया कि ये कौन सा राष्ट्र है और कौन कह रहा है? कभी भी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जब धर्म के आधार पर एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो ये तो हिंदू राष्ट्र तभी बन गया था और है ही। ये सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा को मानने वाला देश है। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि जिनकी ज़मीन थी, खेत खलिहान थे, जो यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, वातावरण में, सामाजिक लोकाचार में रचे बसे हुए लोग थे, उन्हें लग रहा था कि यही हमारा देश है, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं गए और निष्ठा के साथ यहाँ रहे। और 1947 के बाद हिंदुओं ने जिस तरह से बच गए मुसलमानों को, उनकी संस्कृति को, उनके व्यवहार को, उनके लोकाचार को आत्मसात किया, इससे पूरी दुनिया में हिंदुओं की शक्ति का भी लोगों को पता चला। जिन हिंदुओं ने मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा जिनका शोषण हुआ, जिन पर हिंसा हुई, अत्याचार हुए, पीड़ा हुई और आक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर शासन किया, उसके बावजूद भी भारत में विभाजन के बाद बच गए मुसलमानों के साथ जिस तरह से भाईचारे के साथ हमारे देश के हिंदू रहे, ये धार्मिक शक्ति किसी और धर्म में नहीं है। आप लिखते हैं, गीत लिखते हैं, फिल्में लिखते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, ना उस वातावरण में रहता हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी के प्रोडक्शन हाउस के लिए एक फ़िल्म लिखी है। उसके डायलॉग और स्क्रीन प्ले तो नहीं लिखा क्योंकि उसके लिए बहुत अनुभव चाहिए, लेकिन मैंने एक कहानी लिखी है जिसका नाम है बारात। ये बुंदेलखंड के एक टपोरी दूल्हे की कहानी है। अच्छा। बहुत रोचक है और शादी ब्याह में होने वाले बड़े मस्खरे घटनाक्रम को जो मैंने देखा है अपने जीवन में, इतने लंबे बारातों में जाकर उनके बीच में बैठकर, मैं बैलगाड़ी में बारात में गया था जो 2 दिन में पहुंची थी अपने डेस्टिनेशन पर। तो मैंने ऐसी बारातें देखी हैं, तो जो भी अनुभव मैंने संजो के रखे थे वो मैंने इसमें रेखांकित किए हैं। और दूसरा, बुंदेलखंड में जो रिश्तेदार होते हैं बुंदेलखंड में, फूफा जी, जीजा जी, छोटे साड़ू भाई, बड़े साड़ू भाई, मौसी जी, बुआ जी, साली, जो नखरे करते हैं और दिन भर जो शादी जिनके यहाँ होती है वो इनके अहंकार को किस तरह से मैनेज करता है सबको, उसके मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से इसमें इस पूरी कहानी में बता। तो ये फिल्म अभी रिलीज होने पर है? ये फिल्म अभी OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी और कंप्लीट हो गई है। जल्दी ही उसको हम OTT प्लेटफॉर्म पर पिच करेंगे और मुझे लगता है कि 1-2 महीने में ये आ जाएगी। और जब मैंने जिक्र किया कि आप गीत वगैरह लिखते हैं, मैंने गरुड़ फिल्म के लिए एक गीत लिखा है, वो फिल्म अभी बनना शुरू होगी। और दूसरा जो भोपाल के जिनका फिल्म में बड़ा नाम है, रूमी जाफरी जी, उन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि उनकी आगे आने वाली एक फिल्म में मुझे 2 गाने लिखे। इतना सब कुछ कैसे कर पाते हैं? मतलब पॉलिटिक्स तो ऐसी अपने आप में फुल टाइम जॉब है, चूंकि अभी आप संगठन के इंचार्ज हैं, तो ऐसी फुल टाइम जॉब है, उसके बीच में दिन में फुल टाइम पॉलिटिक्स करूंगा ना, मैं मर जाऊंगा। अच्छा। आई एम नॉट फुल टाइम पॉलिटिशियन। ओके। आई एम पॉलिटिकल पर्सन विदाउट पॉलिटिकल ब्रेन। और इसलिए आदमी के पास बहुत समय होता है, आदमी एक्सप्लोर नहीं करता, बहुत समय होता है, तो उसके पास जो विविधता है उसके जीवन में एक्सप्लोर करने की, जगह जगह पर जाके कुछ काम करने की, मुझे कुछ नहीं मिलता है तो मैं घर में बैठकर ब्रश उठाकर पेंटिंग बनाने लगता हूँ, लेकिन मैं समय को बेकार नहीं करता, कुछ पढ़ने लगता हूँ,
कुछ लिखने लगता हूँ, किसी बहुत अनुभवी और प्रबुद्ध व्यक्ति के पास जाकर कुछ उनसे बातचीत कर कर सीखने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन मैं समय को बचाता हूँ और समय का उपयोग करता हूँ। इस वजह से जो मेरी ग्रोथ हुई भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और मुझे काम करने का अवसर मिला। क्या लगता है कि चूंकि आप इतने मल्टी डायमेंशनल रहे हैं तो पॉलिटिक्स में क्या वो ग्रोथ नहीं हो पाई जो आपकी हो पाती? क्योंकि एक समय में आप कैबिनेट मिनिस्टर थे जब दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर। मेरे पिताजी एक किसान पृष्ठभूमि से रहे हैं। ग्राम सेवक से उन्होंने अपना 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 कैरियर शुरू किया था, ग्राम सेवक से। और इतने साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि के परिवार में जन्म लेने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा। मुझे लगता है कि इससे मुझे बहुत संतोष है और ये भी कोई साधारण बात नहीं है। और इससे इतर मैं सोचूंगा तो फिर मैं वही करूंगा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। मतलब आप बीजेपी में चले जाएंगे? नहीं, मैं अपने लाभ और हानि का लेखा जोखा लगा के फिर अपने सारे निर्णय लूंगा। मैंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कभी कोई निर्णय नहीं लिया। केवल नफा नुकसान देख के पॉलिटिक्स नहीं करते, और भी सारी चीजें आपके। तो बीच में आप जो है महर्षि महेश योगी जी के साथ भी आप चले गए थे, काफी साल आपने उनके साथ बिताया, तो वो अनुभव कैसा था? देखिए, मैंने कहा उसी पीरियड में मैंने रामकथाएं बोली। वो 14 साल का कालखंड था, एक युग से 2 वर्ष ज़्यादा। और मैंने ये भी आपसे कहा था कि मेरी लाइफ का ये गोल्डन टाइम रहा। सबसे बड़ी चीज़ उसमें जो मैंने ये सीखी, मेडिटेशन, ध्यान। बिना ध्यान के किसी भी मनुष्य का जीवन ऐसा ही है जैसे बंजर भूमि जिस पर खेती नहीं होती। मैं जब रोज़ आधे घंटे ध्यान करता हूँ रोज़ सुबह उठ के, तो जैसा महर्षि महेश योगी कहते थे कि सुबह जाओ और एटीएम से पैसे निकाल लो और दिन भर खर्च करो, वैसे ही सुबह आधे घंटे में अपने आप को ऊर्जा से भरो, संतुलन से भरो, मेंटल बैलेंस बनाओ अपना, और अपने आप को फाइन ट्यून्ड करो और दिन भर उस शक्ति का नियोजन करो। तीर कमान के ऊपर तीर आप रखते हैं, पीछे 6 इंच खींचते हैं तो 100 फुट दूर तक जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि प्रत्यंचा फाइन ट्यून्ड होती है। धनुष की जो प्रत्यंचा है, ध्यान से उसका संतुलन बनता है। भीतर हमारे ऐसे ही प्रत्यंचा है मनुष्य के चेतना में कि जितना वो फाइन ट्यून्ड होगी उतना ही सोचने की, समझने की शक्ति बढ़ेगी, उतना ही भीतर का संतुलन बनेगा, आपके व्यक्तित्व में ठहराव आएगा, आप खुद में रमना, खुद के साथ रहना सीख जाएंगे। आदमी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सदैव दूसरों के साथ रहता है, खुद के साथ रहता ही नहीं है। लेकिन खुद के साथ रहने में जो मज़ा है, खुद के साथ रहने में जो विश्राम है, इसलिए ध्यान को ये कहा जाता है कि योगी ध्यानी पूरे विश्व प्रपंच को अपने उदर में समेटकर निद्रा त्याग के सोता है। परिवारवाद पे, कांग्रेस पे लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है, उसका तो जवाब गांधी परिवार ने दिया। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जितने आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सबके बेटे जो हैं तैयार है या वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। एक नेता के परिवार में जन्मे बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं उससे संस्कारित होते हैं, और स्वाभाविक रूप से सभी तो नहीं, लेकिन एक रेशियो, एक परसेंटेज में परिवार के बच्चे राजनीति में जाते हैं। कितने परिवार हैं जो पहले बड़े बड़े पदों पर रहे, आज उनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। लेकिन चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे नीतीश की पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, सबकी पार्टियों में उनके परिवार के बच्चे राजनीति में हैं। इसलिए हैं कि जिस वातावरण में उनका लालन पालन हुआ है, पोषण हुआ है, जिस वातावरण में उनकी ग्रोथ हुई है, और सब अच्छा कर रहे हैं, और जो अच्छा नहीं करते हैं पब्लिक देखती है, पब्लिक उनको रिजेक्ट करती है। तो फिर बाकी कार्यकर्ता का क्या? यही तो बीजेपी पूछती, फिर कार्यकर्ता का अगर क्या? 5-10 नेताओं के बच्चे अगर राजनीति में हैं, आप दोनों पार्टियों में गिना दें तो 10 लोगों से ज़्यादा नहीं गिना पाएंगी आप। अगर 5-10 लोगों के बच्चे राजनीति में हैं तो 95% लोगों के डेमोक्रेटिक स्पेस को थोड़ी उन्होंने इंक्रोचमेंट किया हुआ है। आपके साथ हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पे चर्चा की, राजनीतिक, धर्म, फिल्में। आप
स्वदेश न्यूज़ चैनल के दफ्तर आए, सबकी बात में आपने इतनी सारी विषयों पे बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुक्ता जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने बातचीत की मुकेश नायक जी से। जैसा उन्होंने कहा कि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिक्स को बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो और भी चीज़ें हैं, जैसे ध्यान है, कथावाचक भी हैं, कांग्रेस के वो नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं, यहाँ भोपाल के संगठन के इंचार्ज हैं, साथ में फिल्में लिखते हैं, गाने लिखते हैं, ध्यान करते हैं। तो एक बहुत ही मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।